इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। था कि इंडियन नेशनल दल को इतने को वोट कम मिलेंगे, कहीं 10,000 हैं, कहीं 18,000 हैं, कहीं 12,000 हैं, कहीं 19,000 हैं। इस प्रकार की इंडियन नेशनल दल की स्थिति मिली है इस लोकसभा क्षेत्र में। बाकी लोग जिनका सुप्रीमो जेल में हो, उसके बावजूद 2 टिकट ले आए, 2 जीत के आ जाए। उस सिचुएशन में 2 सीटें निकालने का कुछ अलग कारण है। उस सिचुएशन में 2 सीटें निकालने का जो कारण है वो इससे अन्यत्र है। अगर वहां भी कमल का फूल होता तो 2 सीटें नहीं निकलती, और वहां भी कुछ प्रकार के कुछ स्ट्रेटेजी इस प्रकार की से चलते लोग तो शायद उससे से भी सीटें बच जाती। कुछ ऐसी गलतियां वहां पर हुई हैं जिसके कारण से वो सीटें बच सकती थी और वो सीटें नहीं जाती। तो ये सारी की सारी कुलदीप का जो दर्द है वो ठीक है, अगर वहां पे कमल होता तो जीत जाते। कुलदीप बिश्नोई थे वहां पे, आपने सहयोग नहीं किया उस आदमी का, कमल ने साथ नहीं दिया। कमल ने वहां रैली नहीं हुई, वहां कार्यकर्ता नहीं निकले, बीजेपी ने सहयोग नहीं, उनसे सहयोग तो ले लिया आपने सहयोग तो ले लिया, लेकिन उनको सहयोग नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमदारी से उस चुनाव में लगी थी, लेकिन ट्रैक्टर का जो निशान था वो उतना पॉपुलर वो नहीं कर पाए। लोग वहां भी कमल का फूल ढूंढ रहे थे, इसको समझना चाहिए। कमल के फूल की पॉपुलरिटी जिस लेवल पर बनी थी उसका एक अंतर रहा है। दूसरा एक अंतर और भी रहा है कि जिस प्रकार की रणनीति, जिस प्रकार का शुरू से वो चले थे, कुछ बातें और अच्छी हो सकती थी। जिस तरह से शुरू में वो चले थे भी करनाल हम लड़ेंगे, हिसार हम लड़ेंगे, बहुत सारे बदलावों में से कुछ चीज़ें ऐसी होती चली गई कि जो उनके पक्ष में उस प्रकार से नहीं गई। इसलिए कुछ बातें और अच्छी नीति से करते तो शायद अच्छा होता। मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर अमित जी ने अभी मुख्यमंत्री नहीं, मैं तो इसमें राजीव, इसमें तो मैं वो जोड़ना चाह रहा था, धनखड़ जी ने मेरे को बीच में रोका कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी चेहरा तय नहीं हुआ, ठीक है, उसकी मजबूरी भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी अंदर खाते, इतनी लड़ाई चल रही है, जिसको मैं लड़ाई कह सकता हूं कि कौन सीएम बनेगा। और बहुत सारे लोग आप ही के पार्टी के रात को सोते हैं सीएम बन के, सुबह भी उठते हैं तो उन्हें लगता है कि हम सीएम हो गए हैं। मैं सुषमा जी के उस वचन का क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं, जो उन्होंने कुलदीप जी को दिया, जो कुलदीप को दिया और रामविलास शर्मा जी को दिया है, गठबंधन को लेकर दिया। आपकी राष्ट्रीय नेता ही नहीं है। कहा गया कि वो 2 जिलों का गठबंधन है, इसके बारे में कहा गया कि टिकट किसी को मिले, कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई होगा। देखिए, 2 बातों का अंतर है, उनको समझ लीजिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को लेकर चलना चाहती है। कुलदीप से गठबंधन हम तोड़ना नहीं चाहते, गरिमापूर्ण तरीके से उसको साथ रखना चाहते हैं। केवल बदले हुए हालात के हिसाब से कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, और ये बदलाव हम अपनी पार्टी के अंदर भी करते हैं। हम विजय गोयल जी को दिल्ली में लेकर चले थे, हमको बाद में हर्षवर्धन जी को आगे लाना पड़ा। अब सारी की सारी रणनीति आने वाले विधानसभा चुनाव को देखकर बनानी पड़ेगी। कुलदीप जी को गरिमा के साथ किस प्रकार से राजनीति में अच्छे स्थान पर रखा जाए, इस पर भी पूरी पार्टी ने विचार किया है, उनको बता दिया गया है। अच्छी खूब ठीक मात्रा में सीटें देकर उनको साथ रखना चाहते हैं, लेकिन जो हालात बदल गए हैं उनको भी समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है राजीव कि ये जो सारी प्रेशर टैक्टिक्स है, ये एक तरीके से, चाहे वो कुलदीप के फ्रंट से हो चाहे बीजेपी के फ्रंट से, मुझे लगता है वो इसलिए है कि भैया कम से कम में मान जाए एक तरीके से, और परिस्थितियां बदली हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जान लेते हैं धनखड़ साहब, कोई फार्मूला निकला है अभी तक जो उनके सामने रखा गया हो? नहीं, आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई ये कह रहे हैं कि शर्तों से कोई समझौता नहीं होगा। नहीं, उनके लोग बोल रहे हैं, नहीं वो क्या नाम है, कुलदीप नहीं बोल रहे हैं, धर्मपाल मलिक ने कहा, चंद्रमोहन बोल रहे हैं। चंद्रमोहन ने कहा है कि समझौते का कोई प्रश्न नहीं, हमको 45 का वादा किया गया था, मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था, उन शर्तों पर ही हम गठबंधन में रहेंगे। क्या पार्टी या पार्टी के रणनीतिकार ये जो बदलाव है, बदली परिस्थितियों का जो आकलन है, उसका कोई फॉर्मूला भी निकाल पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे विषय पे विचार करके आदरणीय राजनाथ सिंह जी के सामने बात बता दी है। हम एक केंद्रीय पार्टी हैं, इसमें केवल फैसला हम नहीं करते हैं, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ बैठकर उनको जो भी बताना है वो बताएगा। उसके बाद की स्थिति निर्णय देखो 2 पार्टियां तो उन्होंने करना है, और इस नाते से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। पहली बात, हम गठबंधन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। दूसरी बात, बदले हुए हालात में बदले हुए तरीके से चीज़ें चलेंगी, पुराने तरीके से नहीं चल सकती। मैं इसमें एक और पूछना चाहूँगा धनखड़ जी से, दर्शकों को बताएं भी उस तरीके से, क्या कारण क्या है कि पिछले 7-8 दिन में बीजेपी की लीडरशिप का स्वर बदला है?
राजनाथ सिंह से डांट पड़ी है क्या कि ऐसा ऐसा सुनने में आता है कि ये छापा धनखड़ साहब की राजनाथ जी ने कहा है कि जाइए प्रदेश के नेताओं को मनाइए, उनसे मतभेद दूर करिए, हम गठबंधन चलाना चाहते हैं। उसके बाद खबरें ये आई कि वो अरुण जेटली साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, खबर ये आई कि वो फिर सुषमा जी से मिलेंगे, फिर वो नरेंद्र मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं। कहीं कुछ टकरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ा रहा है, जिस वजह से इतनी मुलाकातें बढ़ रही हैं। सुस्पष्ट तरीके से हम जिस दिन पहले दिन रोहतक में बैठे उस दिन भी हमारा यही मत था, और जब हम राजनाथ जी के साथ बैठे तब भी हमारा यही मत था, हम राष्ट्र प्रदेश की कार्यकारिणी में बैठे तब भी हमारा यही मत था। बीजेपी बिल्कुल उनको साथ लेकर चलना चाहती है गरिमापूर्ण तरीके से, लेकिन बदले हुए हालात के हिसाब से। आपने भी बोला, आपने भी एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोला था कि हाँ उतनी सीट नहीं देंगे। कितनी सीट देंगे? चलिए ये तो कम से कम बता दीजिए। आपसे ज्यादा कौन जानता है क्या फॉर्मूला निकला? क्या फॉर्मूला, कितनी सीट देने में, मतलब और कितना, 10, 15, 20 कितना? फार्मूला तो इम्प्लीमेंट होने के बाद ही बाहर आएगा, अभी नहीं आ सकता। अभी नहीं आ सकता। हम अमित जी एक मुख्यमंत्री पर सवाल कर रहे थे, हम जानना ये चाहते, चर्चा ये भी चली धनखड़ साहब मीडिया में कि धनखड़ साहब भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, धनखड़ साहब भी मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। क्या आपकी तरफ से कोई दावेदारी पेश की गई है? क्या कई नामों में एक मजबूत नाम ओम प्रकाश धनखड़ का भी मुख्यमंत्री पद के लिए हो सकता है? देखिए, मैंने प्रारंभ में ही जब आपने सवाल किया तो मैंने कहा कि इस प्रकार की दावेदारी का कोई अर्थ नहीं होता है। किसी की भी व्यक्तिगत इच्छा या किसी के भी समर्थकों की इच्छा का भी कोई अर्थ नहीं होता है। कुल मिला के पार्टी का एक मैकेनिज्म है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पहले तो यही तय करना है कि नेता तय करके चले कि नहीं चले, और दूसरा ये तय करना है कि नेता तय करना हो तो किसको करें। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस प्रकार का निर्णय लेता है उसी के साथ पार्टी जाती है। अगर पहले तय नहीं होता तो बाद में विधायक जो चुनकर आएंगे, विधायक दल का नेता जो विधायक चुनेंगे अपना नेता तो चुनेंगे। जी धनखड़ साहब, आपने बड़ा शानदार चुनाव लड़ा रोहतक से, आपने दीपेंद्र हुड्डा को तगड़ी टक्कर दी। अलग बात है कि चुनाव आप नहीं जीत पाए, लेकिन चुनावों के बाद आपके जो एकदम एक दो वक्तव्य आए उससे थोड़ा सा मीडिया में डिबेट हुई और बाहर भी उस बात को लेकर चर्चाएं तेज हुई। कैप्टन अभिमन्यु को आपने निशाने पर लिया, आपने ये कहा कि ऐसे व्यक्ति के सम्मान की आवश्यकता क्या है, जिस पल जिस क्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोहतक में थी तब वो वहाँ पर नहीं आए, अगर वो यहाँ होते तो तस्वीर दूसरी होती। आपने ये भी कहा कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को जितवाने का काम किया है। ये क्या था, और इन आरोपों पर क्या आप अभी भी टिके हुए हैं या नहीं टिके हुए हैं? देखिए, इस विषय पर बहुत बात हो गई है, अब इस विषय को और आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जो कुछ मैंने कहा था पहले कहा है वो कहा है, बार बार उसके रिपीटेशन का कोई फायदा नहीं। क्योंकि प्रदेश की जनता इस वक्त सुन रही है, आप बड़ा साफगोई वाले नेता हैं, बड़ी साफ छवि के साथ साथ आप बड़ी बेबाक राय भी रखते हैं मीडिया में। तब आपने एक बयान दिया, उस पर अलग अलग चर्चाएं हुई। अब स्थिति क्या है? क्या वो मलाल खत्म हो गया है या वो एक टीस अभी भी मन में है? पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते कुछ चीजें दबानी छिपानी पड़ती हैं, वो स्थिति है? क्या है ये, और क्या सच था? क्या वाकई उस तरह की मदद नहीं की गई आपकी जैसी की जानी चाहिए थी? देखिए, सब चीज़ें जनता के सामने आ चुकी हैं और उनको बार बार दोहराए जाना अच्छा नहीं होता। जनता ने भी उन बातों को समझ लिया है और लोगों के सामने सारे के सारे पक्ष हैं। टीस खत्म हो चुकी है, मतलब अब ओम प्रकाश धनखड़ के भीतर कोई मलाल नहीं, लंबा चलाए रहना उसका कोई अर्थ नहीं है। छोड़कर आप आगे बढ़ चुके हैं, अर्थ नहीं है, आगे बढ़ चुके हैं सर। वो सब चीज पीछे छूट गई, इतिहास का हिस्सा है। आप जैसे नेता सर बयान देने से बचते नहीं हैं। आपने कहा ना चीजें जनता के सामने, आप तो खुलकर बोलने वाले नेता हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो ये चुप्पी बहुत सारे इशारे कर देगा। फिर ये आ जाएगा कि सवाल पूछा गया और ओम प्रकाश धनखड़ कोई जवाब नहीं दे पाए उस सवाल। नहीं, हमने कैप्टन साहब से भी ये पूछा था, उनका जवाब भी बता दें। ऐसा नहीं, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, वहां से प्रभारी था, मेरी वहां जिम्मेवारी थी, पार्टी ने मुझे वहां लगाया हुआ था, इसलिए मैं रोहतक नहीं आ सका। ये उनका जवाब था। राजनीति में बोलने से अधिक चुप रहने का मतलब होता है, चुप रहने के मायने अधिक गहरे होते हैं, इसलिए हर समय बोलते रहना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो ये चुप्पी सर वो टीस उस टीस का इशारा कर रही है। वो विषय सब लोगों के सामने आ गया है, ये तो उसके सब पक्ष आ गए हैं और वो लोगों के ध्यान में है, उसको बार बार रिपीट करने का लाभ नहीं है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो अमित जी ने कहा, जो भी किसी भी स्टेट के नेता हैं और उनको भिन्न भिन्न राज्यों में दायित्व दिया जाता है, लेकिन उन किसी भी नेता को अपने राज्य के इम्पोर्टेंट इवेंट और चुनाव जैसे इवेंट पर कोई भी पार्टी का नेता अनुपस्थित रहने के लिए नहीं कहता है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आए,
नरेंद्र मोदी जी उस लोकसभा क्षेत्र में आए जहां पहले कोई व्यक्ति चुनाव लड़ लिया हो और वहां वो अनुपस्थित रहते हैं, ऐसा आदेश कोई भी नहीं करता है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी नहीं। मैं हिमाचल का प्रभारी रहा हूँ, हरियाणा में जब इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे तो मैं यहाँ रहता था। जिस क्षेत्र को उन्होंने संभाला है, मैं उस क्षेत्र का भी प्रभारी रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। जब हरियाणा में इंपॉर्टेंट इवेंट होती थी तो मैं यहाँ रहता था। किसी भी स्टेट के बड़े नेता को अपनी स्टेट में जब बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो किसी को भी अनुपस्थित रहने के लिए कोई नहीं कहता, बड़े से बड़ा नेता भी। ये मुझे लगता है धनखड़ जी ने काफी कुछ कह दिया मगर नाम लिए काफी कुछ कह दिया है और शायद एक तरह से जो बात कैप्टन साहब ने कही उसको आईना दिखाने का काम किया। ठीक है धनखड़ साहब, आप किसान नेता हैं, आप किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी की सरकार अब देश में बन चुकी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर आपने लंबी लड़ाई लड़ी, किसानों के हकों को लेकर अभी थोड़े दिन पहले आपने पदयात्रा निकाली। कल हमने नए कानून को लेकर, जो जमीन अधिग्रहण कानून है उसमें जो बदलाव की तैयारी चल रही है उस पर भी चर्चा की। क्या आप इस देश की जनता, खासतौर से हमारे प्रदेश की ये जनता उम्मीद करे कि आने वाले दिनों में 2 महीनों में, 4 महीनों में, 6 महीनों में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और उसका फायदा किसानों तक पहुंचेगा? देखिए, सरकार बनते ही भारत के कृषि मंत्री ने मुझे कहा कि हम मिलना चाहते हैं। मैं उनको मिलने के लिए कृषि मंत्रालय में गया। मैं उनको निवेदन करके आया कि आप हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आइए। बहादुरगढ़ में ही हमने वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की, 2 दिन हमारे साथ वो रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में से जो कुछ निकस निकलता है उसके लेकर आप मेरे घर आइए और आप मेरे साथ भोजन कीजिए। और हम 4-5 लोग किसान मोर्चा